हस्बैंड और वाइफ के बीच में जब भी कोई झगड़ा या फिर इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होता है तो हस्बैंड और वाइफ ही सिर्फ परेशान नहीं होते बल्कि उनके फैमिली मेम्बर्स भी परेशान हो जाते हैं। जब भी सेक्शन 498A के अंदर में कोई कंप्लेंट फाइल किया जाता है वाइफ के द्वारा अपने हस्बैंड या फिर उनके फैमिली मेम्बर्स के खिलाफ, तो वैसे सिचुएशन में क्या होता है कि बहुत ही प्रॉम्प्ट एक्शन लिया जाता है पुलिस के द्वारा, और अगर पुख्ता सबूत हो तो वैसे सिचुएशन में हस्बैंड या फिर फैमिली मेम्बर्स या फिर रिलेटिव जो भी है अकॉर्डिंगली उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन बीते कुछ सालों में महिलाओं ने सेक्शन 498A को एक बदले की भावना से इस्तेमाल करना चालू कर दिया है। कई सारे ऐसे फॉल्स केसेस महिलाओं ने अपने हस्बैंड या फिर उनके फैमिली मेम्बर्स के खिलाफ फाइल किया है, जहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना है, ये डायरेक्शंस दिए हैं कि महिलाओं को ऐसे फॉल्स केसेस, ऐसे फॉल्स कंप्लेंट करने से बचना चाहिए, सेक्शन 498A का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक्चुअली सेक्शन 498A को बनाने के पीछे का उद्देश्य सिर्फ यही था कि जो भी दहेज रिलेटेड अगर क्रूरता या फिर किसी भी तरह का मारपीट या झगड़ा अगर वाइफ के साथ किया जाता है तो वैसे सिचुएशन में सेक्शन 498 के तहत महिला जो है वो कंप्लेन कर सकती है हस्बैंड या फिर उनके फैमिली मेम्बर्स के खिलाफ अकॉर्डिंगली, और ऐसे सिचुएशन को कम किया जा सके इसीलिए सेक्शन 498A को बनाया गया। लेकिन बीते कुछ सालों में महिलाओं ने इसका गलत इस्तेमाल करना चालू कर दिया और इसे एक बदले की भावना के तहत इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कई सारे केसेस में ऐसे अपने डायरेक्शन दिए हैं, अपने व्यूज़ दिए हैं, कई सारे ऐसे जजमेंट भी पास हुए हैं जहां पर महिलाओं को के ऊपर कॉस्ट भी लगाया गया है फॉल्स एलिगेशंस करने के लिए, फॉल्स कंप्लेंट करने के लिए। तो सेक्शन 498A के बारे में आज हम जानेंगे, जहां पर जब भी सेक्शन 498A के अंदर में अगर कंप्लेंट फाइल होता है हस्बैंड या फिर उनके रिलेटिव्स के खिलाफ, तो हस्बैंड या फिर रिलेटिव्स को परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज की जो स्थिति है वो बहुत ही डिफरेंट है पहले के मुताबिक। क्योंकि कई सारे ऐसे गलत केसेस फाइल होने के कारण अब स्थिति बदल चुकी है, क्योंकि अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और सभी ये समझ गए हैं कि काफ़ी सारे ऐसे सिचुएशन फॉल्स केसेस महिला के द्वारा फाइल किया जा रहा है, इसीलिए पुख्ता सबूत की जरूरत होती है गिरफ्तारी करने के लिए। तो जब भी अगर किसी 498A सेक्शन के अंदर में अगर किसी हस्बैंड या फिर उनके रिलेटिव्स को बेल मिल जाती है, तो वैसे सिचुएशन में क्या होता है कि बेल मिलने के बाद भी मतलब गर्दन पे तलवार लटकती रहती है, क्योंकि कभी भी वो बेल जो है वो कैंसिल हो सकती है। इसीलिए कुछ बातें हैं जिन्हें मानना बेहद ज़रूरी है, कुछ चीज़ें हैं जिसे करने से बचना चाहिए ताकि आपका जो बेल है, जो हस्बैंड का बेल है, उनके फैमिली मेम्बर्स का जो बेल है वो कैंसिल ना हो, क्योंकि आपकी एक गलती जो है आपको फिर वापस जेल में धकेल सकती है। तो आज हम इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि किन चीज़ों से क्या क्या हमें करनी चाहिए, क्या क्या एहतियात बरतनी चाहिए, जिससे कि हम वापस जो है हस्बैंड जो है वापस जेल में ना जाए। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे। आइए वीडियो हम आगे बढ़ते हैं, उसके पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट जानकारियाँ आपको भविष्य में भी प्राप्त होती रहें। तो जब भी अगर हस्बैंड या फिर उनके रिलेटिव्स को बेल मिल जाती है तो सबसे पहला जो चीज़ है आपको ध्यान रखना है कि आपको दोबारा से वो ऑफेंस या वो काम अपने वाइफ के साथ नहीं करना है, अदरवाइज आप फिर से दोबारा जो है आप सीधे जेल पहुंच जाओगे, आपकी बेल कैंसिल हो जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि जब भी बेल मिल जाती है तो हस्बैंड या फिर उनके रिलेटिव्स ऐसी भावना में रहते हैं कि हम बदला लेंगे। वो सीधे क्या करते हैं कि कांटेक्ट कर देते हैं वाइफ को, उनको बोलने लगते हैं कि देखो मैं जेल से बाहर निकल के आ गया, तुमने मेरा क्या कर लिया, या वैसा वैसा मैं अब तुम्हें सबक सिखाऊंगा, इस तरह की कांटेक्ट करना चालू कर देते हैं। बट आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना अगर वाइफ ने फिर से अगर कंप्लेन कर दिया तो आप सीधे जाओगे जेल और आपका जो बेल है वो कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट चीज़ जो आपको ध्यान रखना है ये कि जब भी पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है उसके इन्वेस्टिगेशन में आपको प्रॉपर कोऑपरेशन करना है, आपको कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है पुलिस को, किसी भी तरीके से पुलिस को मिसलीड नहीं करनी है।
नेक्स्ट चीज़ है कि जो भी एविडेंस है या फिर जो भी विटनेसेस है उनके साथ में एविडेंस को टेम्पर नहीं करना है, विटनेसेस को कांटेक्ट नहीं करना है, उनको खरीदने की कोशिश नहीं करनी है, उनको डराने धमकाने की कोशिश नहीं करनी है। वरना अगर कोई भी तरह का अगर कंप्लेन हो गया या इस तरह के सिचुएशन पाए जाते हैं आपके खिलाफ, हस्बैंड के खिलाफ या उनके रिलेटिव के खिलाफ, तो आपकी बेल कैंसिल समझिए होकर ही रहेगी और सीधे आप जाएंगे जेल। जब भी बेल मिल जाता है हस्बैंड को या फिर उनके रिलेटिव्स को, तो जैसे ही बेल मिलता है तो कई बार क्या होता है कि हस्बैंड या फिर जो भी रिलेटिव्स है वो क्या होता है कि अंडरग्राउंड हो जाते हैं, ये सोचकर कि हम बच जाएंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप कहीं भी छिपे हुए हो, आज नहीं तो कल पुलिस आपको ढूंढकर निकाल ही लेगी। और ऐसे सिचुएशन में क्या है कि फिर आपको आपका जो बेल है वो कैंसिल हो जाएगा और फिर आपकी जेल हो सकती है सीधे। इसीलिए जब भी कोर्ट में आपकी जिस तारीख को भी हाजिरी लगे, आप प्रॉपरली वहाँ पे प्रेजेंट हो, अपने केस में वहाँ अपियर हो, नहीं तो आपकी बेल जो है वो कैंसिल हो ही जाएगी। नेक्स्ट चीज़ ये है कि जब भी बेल मिलता है तो वैसे सिचुएशन में क्या होता है कि एक बेलर होता है जो आपकी गारंटी लेता है कि अगर आप अगर नहीं आते हो तो वो आपको ला करके कोर्ट में प्रेजेंट करेगा। अगर मान लीजिए आप अपियर नहीं होते हो, हस्बैंड जो है कि तारीख में अपियर नहीं होता है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि बेलर को बुलाया जाता है कोर्ट में और फिर बेलर से पूछा जाता है कि कहाँ पर है हस्बैंड या फिर जो भी है उनके रिलेटिव्स जिनका उसने बेल कराया होता है। तो और अगर बेलर जो है अगर उसे खुद को पता नहीं होता है कि हस्बैंड कहाँ गया या फिर जो भी रिलेटिव्स है जिसकी उसने बेल कराई है उसका कोई अता पता नहीं है, उसे खुद को पता नहीं है कि कहाँ गए वो लोग, तो वैसे सिचुएशन में जो है आपकी जो बेल है वो कैंसिल हो जाएगी। तो इसलिए अगर आप अपियर नहीं हो रहे हो तो आपके बेलर को ये इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि कौन से तारीख के आपको अपियरेंस है। अगर आप अपियर नहीं कर रहे हो तो आप अपने बेलर को भी इन्फॉर्म करो कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है, मैं आज नहीं जा रहा, तो उसे सब कुछ पता होना चाहिए बेसिकली। नहीं तो अगर बेलर आप अगर नहीं जाओगे फिर बेलर को कोर्ट पे बुलाया जाएगा, अगर बेलर ने बोल दिया कि मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर है तो फिर आपकी जो बेल है वो कैंसिल हो जाएगी। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है जब भी बेल मिलता है। नहीं तो क्या होगा कि अगर आप इन सारी बातों को नहीं मानते हो तो आपकी बेल कभी भी कैंसिल हो सकती है। और इन सारी बातों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कभी भी बेल मिलने के बाद कभी भी वाइफ को कांटेक्ट ना करे, भूल से भी उसे बदले की भावना से, सबक सिखाने की भावना से बिल्कुल भी कांटेक्ट ना करे कि मैं बाहर निकल गया हूँ, अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मैं अब तुम्हें सबक सिखा के रखूंगा, इस तरह की चीज़ें बिल्कुल भी ना करे। नहीं तो अगर वाइफ ने अगर कंप्लेन कर दिया हल्का सा भी तो आपकी बेल जो है वो कैंसिल होकर ही रहेगी। तो इस तरह की बदले की भावना बिल्कुल भी मन में ना रखें, इत्मीनान से रहें, शांति से रहें और अपने केस को अच्छे तरीके से हैंडल करें। नहीं तो एक छोटी सी गलती से आपकी बेल कैंसिल हो जाएगी और आप और आपके रिलेटिव जो है वो सीधे जाएंगे जेल। तो इस तरीके की कोई भी सिचुएशन क्रिएट ना हो, तो इन सारी बातों को आप मान के चलिए, इन सारी बात टर्म्स एंड कंडीशन जो भी हैं ये सारी चीज़ों को वो आप फुलफिल करें और कोई भी गलत कदम ना उठाएं। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि सेक्शन 498A के अंदर में वाइफ जब भी कंप्लेन करती है हस्बैंड या फिर उनके रिलेटिव्स के अगेंस्ट में तो फॉल्स कंप्लेन नहीं करनी चाहिए, फॉल्स एलिगेशन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस प्रोविज़न को बनाया गया है महिलाओं को सुरक्षा के लिए और उस प्रोविजंस के गलत इस्तेमाल को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वाइफ को जो है इसे एक बदले की भावना से नहीं लेना चाहिए और हस्बैंड को सबक सिखाएं या फिर उनके रिलेटिव्स को सबक सिखाने की भावना से बिल्कुल भी सेक्शन 498 का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि जब भी हस्बैंड या फिर उनके रिलेटिव्स को बेल मिल जाती है तो किन किन बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, वरना बेल जो है वो कैंसिल कभी भी हो सकती है। तो कंक्लूजन यही है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों को ही एक दूसरे को क्या है कि बदले की भावना या फिर सबक सिखाने की भावना से बचना चाहिए और कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। आशा करता हूं कि आपको जानकारी देने में मैं सफल रहा होऊंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट जानकारियां जो है आपको समय समय पर भविष्य में प्राप्त होती रहे। एक बार मैं फिर हाजिर हूँगा एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहें, खुश रहें।